हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर एलिवेशन और कैंट। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर हमारी रोड में जब हम चलते हैं तो कर्व आता है, तो सड़क का आउटर वाला जो पोर्शन होता है उसको थोड़ा सा उठा दिया जाता है और इनर वाला पोर्शन नीचे रहता है। ठीक है, यानी कि जब भी कभी कर्व आता है तो आप देखेंगे कि आपका सेक्शन प्रोफाइल यानी ऐसा रहता है और ये आपका व्हीकल रहता है। ठीक है, ऐसा हम करते हैं जब भी कहीं मोड़ आता है, रास्ते में कर्व आता है। ऐसा क्यों करते हैं? सपोज स्ट्रेट ट्रैक से या स्ट्रेट रोड से आप जब कर्व लेते हैं तो आप पर एक फोर्स लगता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ आर क्या है? उस कर्व का रेडियस। ठीक है, यानी आप स्ट्रेट ट्रैक में कहीं यहाँ स्ट्रेट रोड में जा रहे थे और आगे आपको मोड़ आ गया तो आपको कर्व लेना पड़ा। तो जो कर्व है उसका कुछ रेडियस है आर। ठीक है, तो आप पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ एम है आपके व्हीकल का मास और वी है आपके व्हीकल की वेलोसिटी। यानी आप जितनी स्पीड से उस कर्व में जाएंगे, आप पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा एक्ट करेगा। इसलिए जब भी कर्व आता है हम अपनी स्पीड को कम कर देते हैं ताकि हम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि रोड के आउटवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है, आउटवर्ड मतलब सेंटर से दूर। ठीक है, जब भी कोई कर्व है और आप इस कर्व पे ऐसे मूव करेंगे तो आप पर फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड काफी ज्यादा रहेगी तो बाहर की ओर लगने वाला आउटवर्ड फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा रहेगा। तो इसलिए आप अपनी स्पीड को कम कर देंगे तो फोर्स आप पर कम लगेगा और आप बाहर कम धकेले जाएंगे। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन और कैंट क्या होता है? ये जो फोर्स रहता है, ठीक है, ये जो फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स को काउंटर करने के लिए हम ये रोड को ऐसे कैंट कर देते हैं। कैंट मतलब क्या है? एक तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन पे एलिवेशन दे देते हैं और जो इनवर्ड वाला पोर्शन है अपना उसको ग्राउंड सरफेस पे ही रखते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा? देखिए, ये आपका स्ट्रेट ट्रैक था और आगे कर्व पे आपको जाना है। ठीक है, तो जब आप कर्व पे जाएंगे तो सपोज हमने यहाँ का एक सेक्शन बनाया। अगर आपने कैंट या सुपर एलिवेशन नहीं दिया होता, ठीक है, तो आपको व्हीकल पर एक ये फोर्स लग रहा होता। ठीक है, एफ क्या वैल्यू है? एम वी स्क्वायर बाई आर। लेकिन अब ये फोर्स क्या करेगा? आपकी सड़क तो यही खत्म हो जाएगी। जैसे ही मोड़ आएगा आप ये फोर्स क्या करेगा? आपको सड़क से बाहर करने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या किया कि सड़क को एक तरफ से आउटवर्ड जो आपका एज है वहां से उठा दिया, तो अब आपकी सड़क ऐसी है, यानी कर्व पे आपकी गाड़ी कुछ ऐसे टिल्टेड रहेगी। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है आपके कर्व की वजह से वो इस डायरेक्शन पे है, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, लेकिन अब एफ का सिर्फ एक कंपोनेंट जो कि ये एफ कॉस थीटा है, वही व्हीकल को सड़क से बाहर धकेलने की कोशिश करेगा। एफ कॉस थीटा क्यों? क्योंकि आपने सड़क को ही टिल्ट कर दिया थीटा एंगल से, एंगल थीटा है। ठीक है, तो आपके रोड के पैरेलल जो फोर्स लग रहा है वो कितना हो जाएगा? एफ कॉस थीटा। ये है आपका एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्टेबलाइजिंग है, यानी आपके व्हीकल को बाहर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। और एफ एम वी स्क्वायर बाई आर था, तो एफ कॉस थीटा क्या होगा? एम वी स्क्वायर बाई आर से थोड़ा कम ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका थीटा का एंगल जितना जीरो से बढ़ाते जाएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, तो हम जितना टिल्ट करेंगे वो डिस्टेबलाइजिंग फोर्स उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। और साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो आपका एम जी का वेट था, ठीक है, व्हीकल का वेट, उसका एक कंपोनेंट भी यहाँ ऐड करने लग जाएगा सरफेस के पैरेलल, आपके रोड के सरफेस के पैरेलल। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? एम जी साइन थीटा। यानी एक तो आपका डिस्टेबलाइजिंग फोर्स कम हो गया, एफ कॉस थीटा के बराबर हो गया, और जो साथ साथ उसको काउंटर करने के लिए एम जी साइन थीटा का फोर्स भी हमको मिल गया जो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है। तो हमारा व्हीकल क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। अब सोचिए, जैसे जैसे हम ये थीटा एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे इस टिल्ट को, ये जो आपका थीटा का टिल्ट है, इसको हम जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे एफ कॉस थीटा कम होता जाएगा और एम जी साइन थीटा बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का कंपोनेंट बढ़ता जाता है थीटा के एंगल बढ़ने के साथ साथ। यानी एक तो हमारा कंपोनेंट हमारा कम हो जा रहा है डिस्टेबलाइजिंग, और दूसरी चीज जो हमारा काउंटर एक्टिंग फोर्स है एम जी साइन थीटा वो बढ़ता जा रहा है। तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जब एफ कॉस थीटा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम जी साइन थीटा के एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा। उस पोजीशन को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो सुपर एलिवेशन क्या है? To provide comfortable ride on a horizontal curve, the level of outer rail is raised above the level of inner rail. This is known as super elevation. हाईवे में भी यही चीज होती है। मैंने जो एग्जांपल दिया वो हाईवे का एग्जांपल था। रेल्स में भी यही होता है कि जो हमारी आउटर रेल होती है कर्व पे, उसको हम थोड़ा सा रेस कर देते हैं इनर रेल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सुपर एलिवेशन और कैंट। तो सुपर एलिवेशन क्यों देते हैं? क्या फंक्शन होता है? पहला तो इंश्योर ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल्स, ये जो दोनों रेल्स में लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहे। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये? सपोज
जैसे ये आपकी रोड है, ठीक है, और आपका व्हीकल एकदम स्ट्रेट रोड पे चल रहा है, यानी हमने कोई भी कैंटर या टिल्ट नहीं दिया, ठीक है, यानी रोड को हमने आउटर एज पे नहीं उठाया, तो क्या होगा, ये जो एफ का फोर्स रहता है ना, ये आउटर डायरेक्शन में लगता है, हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अब सोचिए जब आपकी गाड़ी बहुत तेज चलती है कर्व पे, तो क्या होता है, आपका जो इनर वाला व्हील है गाड़ी का, वो सरफेस को छोड़ने की कोशिश करता है, और जो आपका आउटर वाला व्हील है, ठीक है, मतलब ये आउटर एज है ना हमारा सड़क का, और कर्व आपका कुछ ऐसा है, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगने लग जाता है। आप गाड़ी में देखते हैं कि जब भी कोई कर्व आया और आपकी गाड़ी बहुत तेज जा रही है, तो क्या होगा कि गाड़ी आपकी पलट जाएगी अगर आपने उसकी स्पीड को कंट्रोल नहीं किया। पलटने का मतलब क्या है कि गाड़ी का इनर वाला एज सड़क से उठ जाएगा, और जितना गाड़ी का वेट है वो पूरा ऐड करने लग जाएगा आपके आउटर वाले व्हील पर, ठीक है। तो क्या हुआ, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं रहा। अगर आपने सरफेस को टिल्ट नहीं किया, तो आपके इनर वाले व्हील पर कम प्रेशर लगता है, कम दबाव लगता है, और आउटर वाले व्हील पर ज्यादा प्रेशर लगता है। इसी वजह से स्पीड कंट्रोल नहीं होने पर इनर वाला व्हील सड़क से उठ जाता है और गाड़ी पलट जाती है। ऐसी स्थिति ना हो इसके लिए हम कैंट दे देते हैं या सुपर एलिवेशन दे देते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन देने पर क्या होता है, ये जो आपका व्हीकल है, ठीक है, जब सुपर एलिवेशन दे देते हैं तो एफ फोर्स के कारण एक एफ कॉस थीटा आया और एम जी साइन थीटा आ गया, ये काउंटर एक्टिंग फोर्स आ जाते हैं। काउंटर एक्टिंग फोर्स आने से क्या हो जाता है, सपोज एफ कॉस थीटा हमारे एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया, तो सड़क के अलोंग यानी रोड सरफेस के अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो ये जो दोनों फोर्स रहेंगे हमारे व्हील्स पर दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। रेल से भी यही होता है, हम क्या करते हैं जब भी कभी कर्व आता है, तो ये हमारा इनर रेल होता है और ये हमारा आउटर रेल होता है। तो ये देख रहे हैं कि ये इनर रेल और आउटर रेल, इन दोनों के एलिवेशन में डिफरेंस है, ठीक है, इसे ही हम कहते हैं कैंट। तो कैंट क्या हुआ, ये और ये के बीच में जो डिफरेंस है ई। तो ये कैंट देने पर क्या होगा कि हमारा जो रेल होगा, सॉरी जो ट्रेन होगा, ट्रेन का जो एक्सेल है वो थोड़ा सा टिल्टेड होगा, कुछ ऐसे और ऐसे, या फिगर में साथ देख लेंगे। ये ये देखिए हमने जो इनर रेल है और हमने जो आउटर रेल बनाई है, उन दोनों के बीच में सुपर एलिवेशन ई दे रखा है, ये ई। तो ई देने का एक तो हमारा पहला तो फंक्शन ये था कि टू इंश्योर ए बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड ऑन बोथ रेल, अगर हम टिल्ट नहीं करेंगे तो हमारे इनर रेल पे लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कम रहेगा, और आउटर रेल्स पे बहुत ज़्यादा लोड लगेगा, तो हमारी आउटर रेल ज़्यादा प्रेशर फील करेगी और उसमें वेयर एंड टियर के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हमने क्या किया, आउटर रेल को थोड़ा ऊपर कर दिया, तो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों रेल्स पे इक्वल हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़, टू रिड्यूस द वियर एंड टियर ऑफ द रेल्स एंड रोलिंग स्टॉक, वही चीज़ हो गई कि वियर एंड टियर को हमने रिड्यूस कर दिया। तीसरी चीज, टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लेटरल फोर्सेज। जो लेटरल फोर्सेज मैंने बताया, लेटरल फोर्सेज क्या होता है, ये वाला जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कैंट दे दिया, कैंट देने से हमको एम जी साइन थीटा मिल गया, हमने इस एफ कॉस थीटा को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। एंड टू प्रोवाइड द कंफर्ट टू द पैसेंजर, अब आपको पता है कि कंफर्ट भी मिलेगा, अगर हमने कैंट ना दिया होता तो हम पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है और कर पे आप देखते हैं कि आपको बाहर की तरफ धक्का लगता है। अब हम सुपर एलिवेशन देते हैं तो वो धक्का हमको नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि एम जी साइन थीटा का काउंटर एक्टिंग फोर्स लग जाता है और हमको कंफर्ट महसूस होता है। तो कुछ मेन फंक्शन है सुपर एलिवेशन देने के। अब क्या होती है इक्विलिब्रियम स्पीड, when the speed of a vehicle negotiating a curved track is such that the resultant force of the weight of the vehicle and radial acceleration is perpendicular to the plane of rails, the vehicle is not subject to any unbalanced radial acceleration instead of, क्या कहना चाहता है बड़ी बड़ी भाषा में, देखो देखो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है, हमने रेल्स को क्या किया, एक आउटर वाले रेल्स को ऊपर कर दिया और इनर वाले रेल्स को थोड़ा नीचे कर दिया। ऐसा करके हमने कोशिश किया कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसका सिर्फ एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ही ऐड करें, जो कि हमारे एफ से कम होगा, और जो ये हमारा वेट है एम जी, देखिए ये रहा, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे रहता है, इसका एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर ये लेवल सरफेस रहता, ठीक है, कोई टिल्ट ना देते, तो एफ क्या होता, प्रीडोमिनेंट होता, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और जैसे जैसे हम इस टिल्ट को बढ़ाते जाते हैं, ये एफ कॉस थीटा बनता जाता है और इसकी वैल्यू कम होती जाती है, और हमको एक एम जी साइन थीटा इसके जस्ट अपोजिट में मिलना शुरू हो जाता है। जब ये टिल्ट एग्जैक्टली इतना हो कि एफ कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाए, तब हम मानेंगे कि लेटरल डायरेक्शन पे कोई भी फोर्स उस ट्रेन पे एक्ट नहीं कर रहा है, और वो पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, और उस समय जो ट्रेन की स्पीड होगी उसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड। स्पीड कहाँ से आ गई, देखो ये जो एफ है, एफ को अगर हम
क्लियरली लिखें तो ये है हमारा mv²/r। अब किसी ट्रैक में जो ट्रैक हमने बना रखा है उसका r तो फिक्स है, उसका रेडियस तो फिक्स है, ठीक है, ट्रेन का वेट यानी मास भी फिक्स है, जो चीज़ वेरी कर रही है वो है v, वेलोसिटी। इसका मतलब सपोज अगर कहीं पर कर्व्ड ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, हम जितना स्लो जाएंगे f की वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। mg sin थीटा तो फिक्स रहेगा, क्यों? क्योंकि मास फिक्स है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फिक्स है, sin थीटा फिक्स है क्योंकि हमने टिल्ट पहले ही दे रखा है। जो वेरिएशन है वो कहाँ पर है? वेलोसिटी में। जितनी तेज ट्रेन जाएगी व्हील उतना ज़्यादा होगा, उस पर फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा, और जितनी धीमी ट्रेन रहेगी उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगेगा। यानी ये एफ कॉस थीटा का एफ का वेरिएशन वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर बहुत कम वेलोसिटी होगी तो क्या होगा? एम जी साइन थीटा ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारी ट्रेन में इनवर्ट डायरेक्शन पे फोर्स लगने लग जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा वेलोसिटी ट्रेन की जो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो एफ कॉस थीटा ये बहुत ज़्यादा एक्ट करेगा और एम जी साइन थीटा पीछे रह जाएगा, तो क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन पे ट्रेन का फोर्स लगने लग जाएगा। यानी एक वेलोसिटी ऐसी होगी जिस समय एफ कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा दोनों बराबर होंगे, ठीक है। उस वेलोसिटी को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्पीड, ठीक है। तो अच्छा, जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि देखो इन साइड रेल का फोर्स इन्होंने छोटा दिखा रखा है, ठीक है, और फोर्स अगेंस्ट आउटसाइड रेल उन्होंने इतना लंबा तीर दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड वाले जो रेल है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इन साइड वाले रेल पे थोड़ा कम फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने टिल्ट जितना रिक्वायर्ड चाहिए उससे थोड़ा हमने कम दिया है, ठीक है, थोड़ा फ्लैटर सरफेस ही रखा है। फ्लैटर सरफेस रखा है और ट्रेन काफ़ी वेलोसिटी से मूव करेगी तो क्या होगा? अंदर वाला पहिया उठने की कोशिश करेगा, इसलिए इस वाले पहिए पे कम फोर्स लग रहा है, और बाहर वाला जो पहिया होगा वो दबने की कोशिश करेगा, इसलिए उस पर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो दोनों प्रेशर अगर सेम नहीं है इसका मतलब जो टिल्ट रिक्वायर्ड है वो हमने उतना टिल्ट नहीं दिया, इसलिए इसको हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम स्पीड में नहीं है। जिस समय भी इक्विलिब्रियम स्पीड में होगा उस समय इन साइड वाली रेल पर भी फोर्स उतना ही प्रेशर उतना ही एक्ट करेगा जितना आउटसाइड वाली रेल पर प्रेशर एक्ट करेगा, और वो कंडीशन इक्विलिब्रियम इसलिए कही जाएगी क्योंकि ट्रेन एक तरह से माना जाएगा कि लेवल सरफेस पे चल रही है, किस तरह के कर्व पे नहीं है, तभी दोनों पहियों पर सेम तरह का प्रेशर लग रहा है, ठीक है। So equilibrium speed is the speed at which the effect of centrifugal force is completely balanced by the Kant provided. ठीक है। अब समझिए Kant efficiency क्या है। तो it occurs when a train travels around a curve at a speed higher than equilibrium speed. अब सपोज आपने कोई कर्व्ड ट्रैक बनाया है, ठीक है। कर्व्ड ट्रैक में क्या है? आपने आउटर वाली रेल को थोड़ा उठा दिया और इनर वाली रेल को अपनी जगह पर रखा, और हमने थोड़ा सा कैंट यानी ई दे दिया। कैंट क्या है एक्चुअली? ये सुपर एलिवेशन, ये जो डिफरेंस है ना दोनों रेल्स के बीच का जो डिफरेंस है ये होता है सुपर एलिवेशन या कैंट, ठीक है। तो हमने सपोज कोई सुपर एलिवेशन ई दे दिया, लेकिन अगर उस ट्रैक में बहुत हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन चले यानी जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, तो उस ट्रेन को रिक्वायर्ड करंट थोड़ा ज़्यादा होगा, उस ट्रेन को थोड़ा और सुपर एलिवेशन चाहिए ताकि वो इक्विलिब्रियम स्पीड में आ पाए, ठीक है। लेकिन हमने तो ट्रैक पहले बिछा दिया है, हमने तो कोई एक सुपर एलिवेशन पहले ही दे दिया है कुछ भी कंसीडर करके, तो जितना एक्स्ट्रा उसको सुपर एलिवेशन और चाहिए था उसको हम कहेंगे कैंट डिफिशियंसी, ठीक है। उसके लिए उतना कैंट डिफिशियंट रह गया, उतना कैंट कम रह गया। तो it is the different difference between theoretical current required for such high speed and the actual current provided, ठीक है। जितना हमें ट्रैक में करंट दे रखा है और जितना उस हाई स्पीड चलने वाली ट्रेन को करंट चाहिए, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम करंट डिफिशियंसी कहते हैं। तो इसको आप समझ लीजिए। On straight track, due to the coned profile of the wheels and the 1 in 20 inclination of the rail, the wheel flanges should not touch the gauge face. On curved track, the same effect is theoretically possible to achieve by the application of sufficient cant. This amount of cant is called the equilibrium cant and is calculated by using line speed and curve radius. Because of the use of different vehicles of various sizes and various speeds around the same curves, this is undesirable in reality. For CWR, the maximum allowed cant is 150 millimeters, and the maximum deficiency allowed is 110 millimeters. Generally, 2/3 of the equilibrium cant value is used as applied cant, with the remaining third left as cant deficiency. For example, the calculated equilibrium cant for a curve is 180 millimeters. 2/3 of 180 is 120 millimeters. So this amount of cant is applied, leaving 60 millimeters of cant deficiency. However,
If the predominant speed of traffic around the curve is slow, too much cant loads the low rail. In this instance, it is appropriate to reduce the amount of cant to 90 mm, leaving 90 mm deficiency. Alternately, if all of the traffic is high speed, it is appropriate to increase the cant to reduce the side wear on the high rail. In this instance, 150 mm of cant could be applied, leaving 30 mm deficiency. The trace ठीक है, अगर नहीं समझ में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कैंट डिफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, अगली हेडिंग है कैंट एक्सेस। कैंट एक्सेस क्या है? सेम जस्ट कैंट डिफिशिएंसी का उल्टा। इट occurs when a train travels around a curved track at a speed lower than the equilibrium speed, and it is the difference between the actual cant provided and the theoretical cant required for